नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा डीआईजी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। प्रशासनिक अमले में मचा हड़कंप। 15 अगस्त को समारोह में डीआईजी के संपर्क में आए थे कई प्रशासनिक अधिकारी। रीवा कमिश्नर व कलेक्टर ने किया कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारी देखे गए पीपीई किट में। डाइट प्रशिक्षण केंद्र की बाउंड्री बनाने गए प्रशासनिक अमले को स्थानीय लोगों ने रोका। पुलिस प्रशासन की मदद से बनाई जा रही है बाउंड्री। और आरटीआई के माध्यम से 300 करोड़ के कराधान का मामला आया सामने। राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा रेंज के डीआईजी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। इधर डीआईजी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 अगस्त का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित आयोजित हुआ। इस दौरान रीवा डीआईजी के संपर्क में जिले भर के कई प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी आए हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग इनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आ सकते हैं। 15 अगस्त को जिन लोगों के संपर्क में डीआईजी रीवा आए हैं उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की जांच 5 दिन बाद की जाती है। ऐसी स्थिति में 15 अगस्त से 5 दिन यानी कि 19 या 20 को होगा। ऐसे लोगों की जांच कराई जाएगी जो डीआईजी के संपर्क में आए हैं। हालांकि अपर कलेक्टर ने भी कोरोना की जांच कराई है, जिनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। इस संबंध में जब हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. पांडे से बात की तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। सर, अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि डीआईजी साहब की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। हाँ, सही है कि डीआईजी साहब का सैंपल हुआ था और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और कोई रिपोर्ट पेंडिंग हो? एडीएम मैडम की भी ली गई है, आईजी साहब। एडीएम मैडम की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, सैंपल आज लिया गया है, सही है। और सर, कितने अधिकारियों की सैंपलिंग हुई है जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है? नहीं, किसी की पेंडिंग नहीं है हमारे पास, किसी की और कोई पेंडिंग नहीं है इस समय, कोई रिपोर्ट। एक्चुअली सिद्धांत यह है कि 5 दिन बाद सैंपल लिया जाता है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त के आस उसके कार्यक्रम के उसमें हो सकता है डीआईजी साहब भी रहे होंगे वहाँ पर, तो 15-5-20 होता है। 20 तारीख के बाद इनके सैंपल लिए जाएंगे। अभी वर्तमान में सैंपल की कोई जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, उसका काम चल रहा है, उसको टीम गई हुई थी और मतलब उसमें काम चल रहा है। उसमें जो भी नाम सामने आएंगे उनके बारे में जांच और उपचार के आगे की व्यवस्था की जाएगी। जांच के बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको देखा जाएगा। संजय गांधी हॉस्पिटल में मंगलवार को फिर से एक कोरोना मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद जिले में मौत का आंकड़ा 10 पहुंच गया है। वहीं 15 नए केस फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। 14 लोगों को आज भी डिस्चार्ज किया गया है। मंगलवार की शाम तक आई कोरोना अपडेट के मुताबिक जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 554 हो गई है। वहीं राहत की बात यह है कि इसमें से 417 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं अभी भी 128 लोग एक्टिव हैं, जिनका अलग अलग कोविड-19 सेंटरों में इलाज किया जा रहा है। अभी रीवा जिले में टोटल 539 केसेस पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए हैं इस समय तक, और इसमें से 403 केसेस पॉजिटिव जो थे वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 127 केसेस अभी हमारी संस्थाओं में आइसोलेशन एवं हमारे प्रधानमंत्री आवास मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल की DCSC में इस समय भर्ती होकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सर, आज टोटल कितने थे? आज अभी लिस्ट तो नहीं आई है, अभी जस्ट लिस्ट आने वाला। अभी तक हमारे पास आज के दिनांक के लिए, क्योंकि हम पिछले 24 घंटे का लेते हैं शाम 6 बजे से आज के 6 बजे तक, तो अभी तक हमारे पास 11 केसेस हैं। यदि कोई लिस्ट में केसेस और आते हैं तो जुड़ जाएंगे। अदरवाइज आज के लिए हमारे पास 11 केसेस अभी रिपोर्ट करने के लिए हैं, और आगे जो भी होगा उसको अपन जोड़ देंगे, उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये सही है कि संजय गांधी में हमारे एक बुजुर्ग बदरुद्दीन भर्ती थे, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, और उनको 12 तारीख को भर्ती किया गया था। और इसके बाद उनको भर्ती करने के समय से उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। 15 तारीख को उनका टेस्ट का रिजल्ट आया था, और रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको आईसीयू में तत्काल कोविड बाद भर्ती कर दिया था। उनको वेंटिलेटर में से 2 दिन से रखा गया था। ये जानकारी थी, प्रशासन को भी थी और हमें भी थी। और आज दोपहर लगभग 12:15 बजे उनकी दुखद निधन हो गया है। तो बताया जा रहा है कि उनको कुछ किडनी प्रॉब्लम भी थी, रीनल प्रॉब्लम पहले से थी। उम्र तो थी 65 साल की उम्र थी, और ये हमारे लिए दुखद है।
हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि ऐसी इस तरह की भी मृत्यु ना हो। अभी तक रीवा जिले में कुल 10 लोगों की दुखद मृत्यु कोरोना पॉजिटिव लोगों की हुई है। कमिश्नर व कलेक्टर ने कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। गत शाम रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने पीपीई किट पहनकर कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों से हालचाल भी जाना। इसके पूर्व भी कमिश्नर व कलेक्टर द्वारा इस महामारी से बचाव की दिशा में कई नायाब प्रयास किए गए हैं, चाहे वह मरीजों के खाने पीने की व्यवस्था हो या फिर मनोरंजन की। हर तरह से प्रशासनिक अमला इस दिशा में पूरी तरह से मुस्तैद रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन व वरिष्ठ अधिकारियों की टीम पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में पहुंच गई। इस बात से पता चलता है कि प्रशासन कितनी गंभीरता से कार्य कर रहा है। रीवा जिले में जिस तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उतनी ही तेजी से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तन्मयता से जुटा रहा। इसी का परिणाम है कि बड़ी तादाद में लोग इस संक्रमण की चपेट में तो आए, लेकिन व्यवस्था प्रॉपर होने की वजह से लोग स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे हैं। इसी दिशा में रीवा कमिश्नर श्री जैन समेत कलेक्टर श्री इलैयाराजा पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए रीवा में व्यवस्थाएं तो बनाई ही गई, साथ ही स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर निगरानी भी की जा रही है। इसी बीच एक बार फिर रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन समेत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने मेडिकल कॉलेज व संजय गांधी हॉस्पिटल में बनाए गए कोविड-19 वार्ड का स्वयं निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इतना ही नहीं, कोविड वार्ड में भर्ती सस्पेक्टेड एवं संक्रमित मरीजों की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। इस दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर एपीएस गहरवार, अधीक्षक डॉक्टर पीके लखटकिया, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर नरेश बजाज समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान कमिश्नर कलेक्टर समेत सभी वरिष्ठ चिकित्सक पीपीई किट में देखे गए हैं। कोविड जो पॉजिटिव हैं और कोविड सस्पेक्टेड हमारे पेशेंट्स हैं, उन वार्डों का निरीक्षण किया गया था। और कल की तारीख की अगर हम बात करें तो लगभग 84 पेशेंट रीवा हॉस्पिटल में एडमिट थे और हमने 4 वार्डों में और प्राइवेट जो रूम्स हैं उनमें एडमिट थे और हमने सभी वार्डों का और सभी मरीजों के पास जाकर भ्रमण किया। हमने पीपीई किट पहनकर उसका भ्रमण किया। उसका उद्देश्य ये था कि ये भी जाना कि डॉक्टरों को किस परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी उन वार्डों में रह के सेवा दे रहे हैं, उनका थोड़ा मोरल बूस्ट करना था ताकि उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि प्रशासन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और उन वार्डों में जो पॉजिटिव मरीज या सस्पेक्टेड मरीज भर्ती है, उनसे मिलने का उद्देश्य था ये भी जान लें हम कि यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। और निश्चित रूप से हमारे जाने से मरीजों को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला है और उन्होंने व्यवस्थाओं पे सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की और सभी ने खाने की भी व्यवस्था इस चिकित्सकों द्वारा की गई व्यवस्थाएं और दवाइयों पे सभी पे संतोष प्रकट किया है। डाइट प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्री को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध। वहीं प्रशासन को सख्ती के साथ डाइट प्रशिक्षण केंद्र की बाउंड्री बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा है। जैसे ही इस बाउंड्री के निर्माण का कार्य शुरू किया गया, वैसे ही स्थानीय निवर्तमान पार्षद समेत वहां के रहने वाले अन्य लोगों ने बाउंड्री के निर्माण को रोकने का पूरा प्रयास किया और कहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और समझौते के तहत सार्वजनिक कार्य के लिए छोड़ी गई थी। बावजूद इसके प्रशासन इस पर जोर जबरदस्ती करके बाउंड्री बनाना चाहता है। जो है बम बोर्ड का जमीन है, यह बम बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे लंगड़ा चच्चा, तो यह हम लोगन का आज नहीं तैयार 30 साल पहले दिए थे। ये जो ये सामने पड़ गई जमीन, ये हम चमारन का निस्तार के लिए दिए देते हैं, अपना निस्तार करें क्योंकि इनकी मऊत मट्टी को काहू का नहीं है, तो ये हमको दे दिए थे। ये साल भर से हमने इसको रोके थे। फिर मैंने जब पूरा प्रशासन आवा, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर सब कोई आए, तो हमने कहा कि साहब ऐसा करें कि यदि आपका जमीनी संस्था का रिकॉर्ड है, संस्था का है, तो आप ऐसा करें कि आप हमको रिकॉर्ड दिखा दीजिए, हमारे भी एहसान हो जाए कि हाँ आपके है। तो ये कुछ नहीं करे, खाली हुआ करे। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी जो है इनकर वर्तमान मुकदमे चल रहे हैं, बम बोर्ड से भी चल रहा है, हाई कोर्ट भी चल रहा है। जबकि मेरे पास फैसले के है, उसमें फैसले बम बोर्ड से हुआ था कि इतना 62 डिसमिल के इन्हें मुआवजा दें,
मुसलमान भाई ने कहा कि हमको मुआवजा ना चाहिए, हमको वापसी ज़मीन चाहिए, तो वो कहीं के हम चमारन का निस्तार दिए देते हैं। अभी लोग जो है तो हम बनने नहीं दिए, पूरा प्रशासन ले आके खड़ा किए और हमको लोगों का शब्दों से बात किए और शब्दों से बताइए महिला हैं हम, और महिला से वर्तमान पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं। अभी चुनाव नहीं हुआ कि कोई पार्षद आए, अभी हम ही पार्षद हैं। ये हम लोगों को गलत शब्दाएं से, एक ठेकेदार है उसका नाम जाना जाए, यह प्रेसपाल और इस डीएम तहसीलदार सब कोई थे, तो यह कहें कि पार्षद जी आपने स्टाम्प ले आइए, हम स्टाम्प में आपको लिख के दिए देते हैं कि आप जो शादी ब्याह कुछ भी करेंगे तो हम आपको देंगे, आपको इसमें हम निस्तार उस्तार आपको हम सब कुछ देंगे। जब इनका हुआ होगा तो ये कहते हैं कि हम स्टाम्प में नहीं लिखेंगे कि सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन है, मस्जिद का जमीन है, स्टाम्प में लिखेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो इस डीएम ने मना कर दिया कि वो नहीं देना है, लिख के नहीं देना। तो हमारा निवेदन है कि यदि हम वो उठाए लेते तो हम लोगों का जिंदगी भर का स्टाम्प में लिख के दे दे कि हम तुम लोगों को समाज के लिए हम देंगे। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किए कि अपना लिख के दे दे। कब रोज शादी ब्याह होना नहीं है, कब साल 6 महीने में तो 4 मोहल्ला में आदमी है तो 10 बारात हो जाएगी, 10 के जितना होगा। तो हम यह चाह रहे हैं कि अपना रिकॉर्ड है, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक से रिकॉर्ड मंगाए। जबकि समरजीत यादव, करमवीर शर्मा और सौरभ सुमन कमिश्नर ये कहे कि इसमें कुछ नहीं है, जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड हो तो ले आओ, तो तुमको हम अनुमति दे दें, तुमको बनाने का परमिशन दे दें तो तुम बना लो। इनके पास कोई रिकॉर्ड तो रहा नहीं। कोर्ट से एक तरफ फैसला हुआ कि यह आपका जमीन नहीं है, यह जमीन बम बोर्ड का है, एक तरफी फैसला हुआ और इनके तरफ कुछ नहीं, इनके पास रिकॉर्ड है न कागज है। ये पुलिस प्रशासन के बदौलत ही बना रहे हैं जबरदस्ती, और बाकी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं प्रशासन का इस मामले में कहना है कि डाइट प्रशिक्षण केंद्र की बाउंड्री विगत वर्ष गिर गई थी, जिसके निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय लोग गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह जमीन डाइट प्रशिक्षण केंद्र की ही है। हमारे जिले का प्रशिक्षण संस्थान है डाइट, और इसी के बाउंड्री निर्माण कार्य हो रहा है। विगत वर्षों में बाउंड्री गिर गई थी जर्जर होने के कारण से, उसी कारण से बाउंड्री बनवाई जा रही थी। पूर्व में टेंडर हुआ था पर यहाँ पर स्थानीय लोगों के दबाव और अराजकता के कारण से नहीं बन पा रही थी। आज इसका पुनः टेंडर करके हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। कुछ विवाद की स्थिति भी थी? विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये महिलाएं हैं, पार्षद बता रही हैं, पूर्व पार्षद हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर विवाद किया जा रहा है। वो रहती रोड की इस पार है, परंतु ये इस पार बता रही है, पर ये समस्त जमीन यही संस्था की है, डाइट की है, ये पूर्व से निर्धारित ही है। स्वतंत्रता के पूर्व से यहाँ पे रामानुज बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज, जिसे संक्षेप में BTI कहते थे, बना हुआ था। ये 83 में ये बाउंड्री भी बनवा दी गई थी। SD पुराणिक साहब यहाँ पे प्रिंसिपल थे, तब से वो बाउंड्री बनी हुई थी। पिछले वर्ष बरसात में चूँकि वो काफ़ी पुरानी बाउंड्री हो चुकी थी, गिर गई, तो ये हुआ कि इसको आ करके ठीक सही तरीके से बनवा दी जाए। चूँकि ये जिला स्तरीय संस्थान है, तो जिला स्तरीय संस्थान में जिले भर के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। ये जो पड़ोस की महिलाएं हैं, ये लोग कुछ अपना यहाँ पे कब्जा करके दुकान रखना, इसलिए ये लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। पर कलेक्टर साहब एक दिन यहाँ पे आए, भ्रमण किया उन्होंने, बस इस चीज़ को समझा, तो प्रशासनिक मदद से ये पूरी तौर पे बनाई जा रही है। और रोड पे निस्तार नहीं होता, ये सत्य बात यही है कि रोड उस पार है, इनकी सबकी बस्ती उस पार है। इनके लिए सामुदायिक भवन भी पीछे बनाया गया है इनके कार्यक्रमों के लिए। अब शासकीय जमीन तो किसी के निस्तार के लिए दी नहीं जा सकती है, ये भी शैक्षणिक संस्थान है, तो इसलिए मस्जिद की जमीन का हिस्सा नहीं, मस्जिद की कोई ज़मीन नहीं है, मस्जिद का कोई विवाद भी अब नहीं है। मस्जिद वालों ने पहले पीछे जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर रखा था, वो कब्जा हटा करके उधर बना दी गई है बाउंड्री वाल। वो बन गई थी जब अहूजा साहब कलेक्टर थे तब मदद की थी, तब वो भी बाउंड्री वाल बन गई थी। इधर की बाउंड्री वाल तो बनी हुई थी। मस्जिद कमेटी को केवल 75 ज़मीन दी गई थी, ये पहले महाराज गुलाब सिंह के टाइम में उनको दी गई थी, उससे वो उतने पे काबिज हैं, इसलिए ये मस्जिद की ज़मीन है। ऐसा कोई विवाद यहाँ कभी था ही नहीं, और न इस ज़मीन का कोई विवाद किसी से आज तक है। अब ये अनावश्यक रूप से समस्या पैदा करना, ये अब हम इसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते, परंतु था यही। आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि रोड से लगी ज़मीन है, अब इसको छोड़ देना किस प्रकार से, ये किसी प्रकार से भी शासकीय हित में नहीं है, न संस्था के हित पे है, न देश के हित पे।
आरटीआई के माध्यम से प्रदेश में 300 करोड़ के कराधान का घोटाला आया सामने। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से की गई इस गंभीर मामले में सुनवाई। आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 300 करोड़ के कराधान का घोटाला आरटीआई के जरिए उजागर हुआ है, जिसमें कई अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है, जिसको देखते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा कई जिम्मेदार अधिकारियों पर 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश की 1148 ग्राम पंचायतों में रीवा भी है, जिसमें रीवा की 75 पंचायतें शामिल हैं, जिसमें 300 करोड़ का कराधान घोटाला किया गया है। देखिए, ये मामला कराधान घोटाले से संबंधित है। कराधान योजना की जो राशि है पंचायत राज संचालनालय द्वारा 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट है। यह मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों को लगभग 300 करोड़ की राशि भेजी गई थी और इस राशि में अनियमितता पाई गई है। मामला बेसिकली रीवा के गंगेओ जनपद से प्रारंभ हुआ, जिसमें 38 पंचायतें प्रारंभिक तौर पर इसकी जद में आईं और फिर उसके लिए आरटीआई लगाया गया। आरटीआई का मूल आधार रीवा कलेक्टर द्वारा 75 पंचायतों के विषय में जो जांच थी कि करारोपण की जो प्रक्रिया है, पात्रता की जांच की जाए कि आखिर वो पंचायतें जिनको 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट मिली, वो पंचायतें इसकी पात्र थी कि नहीं, और दूसरी बात जो राशि मिली उस राशि का किस प्रकार से उपयोग किया गया, क्योंकि गंगेओ जनपद के मामले में इसका बंदरबाट किया गया था। अब जब ये जानकारी इन्होंने नहीं दी तो हमने इसकी प्रथम अपील करी। प्रथम अपील के बाद इसकी हमने द्वितीय अपील करी। द्वितीय अपील के बाद अब इसकी सुनवाई हो रही है और सुनवाई में वर्तमान में जो स्थिति है, इसमें 13 अगस्त को पहली सुनवाई हुई थी, जिसमें 3 सीईओ जनपद सीईओ को इसमें दोषी पाया गया था। 10 जनपद सीईओ को इसमें डीम्ड पीआईओ बनाया गया था और 3 को दोषी पाया गया था। कई सारे उपस्थित नहीं थे। फिर दूसरी सुनवाई हुई 17 को भी हुई है, जिसमें से 4 अन्य, जिसमें से 2 सीईओ हैं। जिला पंचायत के सीईओ वर्तमान में स्वप्निल वानखेड़े हैं और एक पूर्व रायपुर करचुलियान के सीईओ जो हैं, जो इस समय रायसेन में पदस्थ हैं, बलवान सिंह मवासे करके उनका नाम है, वो हैं। और साथ में एक हनुमाना के जो सीईओ हैं मूंगाराम मेहरा, उनका भी इसमें नाम था। और 2 अन्य जो पीआईओ हैं जिला पंचायत के, विनायक पांडे और वर्तमान में जो आभा सिंह हैं, श्रीमती आभा सिंह, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी हुई। इस प्रकार से 7 लोगों के विरुद्ध लगभग लगभग क्या ये तय है कि 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 7 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी हुई है। पूरा मामला अभी सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई कल होगी। इसके बाद दोषियों के नाम इसमें आगे भी तय किए जाएंगे कि इसमें कौन कौन से नाम आते हैं। काफ़ी व्यापक भ्रष्टाचार का मामला है। बाइक चोरी करते पकड़ा गया युवक। मामला शहर के मध्य जॉन टावर के समीप का है, जहां पर स्थानीय लोगों ने बाइक चोरी कर रहे युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी है। शहर में आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। इस पर लगाम लगाने की दिशा में अभी तक खास प्रयास नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि आए दिन शहर के शिल्पी प्लाजा, जॉन टावर, सिरमौर चौक समेत शहर के अन्य स्थानों से काफ़ी बड़ी संख्या में बाइक चोरी हो रही हैं। कुछ इसी तरह की एक घटना मंगलवार को सामने आई, जिसमें जॉन टावर के समीप से बाइक चोरी कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसका नाम अभिषेक सोनी निवासी पाणिनटोला बताया गया है। पकड़े गए बाइक चोर को पकड़कर स्थानीय लोगों ने जमकर मारपीट भी की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अमैया पुलिस ने बाइक समेत चोरी करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही अन्य बाइक चोरी के संबंध में भी अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल द्वारा पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ा हुआ है और मौके पर जाके पुलिस हमने भेजा पुलिस को, तो उसके साथ कुछ मारपीट भी स्थानीय लोगों ने की थी। थाने लाकर पूछताछ की गई है। फरियादी द्वारा अभी शिकायत नहीं की जा रही है मोटरसाइकिल चोरी की। पूर्व में ऐसा पता चला है कि कई मोटरसाइकिलें और भी चोरी किया है, उसी रिगार्डिंग पूछताछ की जा रही है। जो भी पूछताछ में सामने आएगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त को देश सहित रीवा में भी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने सुभाष चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर सुभाष चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेसी नेता वसीम राजा, रामकीर्ति शर्मा, अनामिका द्विवेदी, लियाकत अली खान समेत अन्य नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हम सारे पदाधिकारियों ने
देश की आज़ादी के दीवाने आज़ाद हिंद फौज के नेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आज जिस तरीके से देश के हालात हो रहे हैं उनसे आज हम सारे नौजवानों को, देश के युवाओं को ये सीख लेनी चाहिए कि एक आज़ादी की लड़ाई फिर छेड़नी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस तरीके से संघर्ष किया है और अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका है, आज फिर से नौजवानों की आवश्यकता है कि इस देश के लिए एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़ें। हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने नेता सुभाष चंद्र जी बोस को और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अमहिया गोलीकांड में प्रोटेक्शन वारंट के तहत शार्प शूटर समेत घटना के मास्टरमाइंड इरशाद को अमहिया पुलिस द्वारा थाने लाया गया है। आपको बता दें कि शातिर अपराधियों ने दिन दहाड़े जद्दू नामक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाकर शहर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित किया था। अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के मुताबिक विगत जनवरी माह में शातिर अपराधी व मास्टरमाइंड इरशाद खान के इशारे पर जद्दू नामक व्यक्ति पर गोली चलाई गई। इरशाद इस दौरान दूसरे मामले में जेल में था। वहीं से इसने अपनी मां और पत्नी के सहयोग से इंदौर से शूटर बुलवाकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में आगे भी पूछताछ की जा रही थी। जनवरी के आसपास एक जद्दू नामक व्यक्ति पर एक गोली चलाई गई थी, जानलेवा हमला किया गया था, जिसका मास्टरमाइंड इरशाद खान था, जो कुख्यात तस्कर है, पहले भी मामलों में जेल में है। उसने जेल से ही रह के और जो है इसमें पूरा षड्यंत्र अपने एक साथी के साथ, जो कि इंदौर से 302 के मामले में शाकिर करके बंद था, उसके साथ मिलकर अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर इंदौर से शूटर मंगवाकर उस पर जद्दू पर गोली चलवाई थी। उसी केस में इसको आरोपी बनाया गया है 307 में, और अभी जो है प्रोडक्शन वारंट जारी करके उसको थाने लाया गया है। पूछताछ की जा रही है और भी नए तथ्य जो है सामने आने की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा मीसाबंदी सुहास श्रीवास्तव को किया गया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की मंशा के मुताबिक जिला कलेक्टर के निर्देशन पर पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा वरिष्ठ समाजसेवी व आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीसा कानून के तहत 18 माह 6 दिन जेल में रहने वाले मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को उनके आवास पर सम्मानित किया गया है। इस दौरान उनकी पत्नी, बच्चे समेत परिवार के अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा उन्हें शाल, श्रीफल एवं माल्यार्पण से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर तहसीलदार यतीश शुक्ला समेत समान थाना प्रभारी मौजूद रहे। सबसे पहले जो हमारे अतिथि आए हैं अधिकारीगण, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दूसरी बात, ये जो आज सम्मान है लोकतंत्र सेनानियों का, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर साहब की तरफ से आप सब लोग आए, तो मैं मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके साथ साथ। और ये जो सम्मान है, मेरी नज़र में मैं जो मानता हूँ कि जो हम लोगों ने लोकतंत्र की रक्षार्थ 1975 में आपातकाल के समय जो पूरे देश में एक प्रकार से एक पूरा देश ही जेल हो गया था, और हम मेरे जैसे 18-19 साल के नौजवान को आपातकाल में मीसा जैसे कानून में बंद किया गया था, और 19 महीना बाद मुझे जेल से छोड़ा गया था। मेरे तमाम साथी जेल में थे, 80 साथी थे जेल में। तो हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में थे। देश में जो आपातकाल लगा, जिसमें लोगों की बोलने की आज़ादी खत्म हो गई थी, लिखने की आज़ादी खत्म हो गई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी खत्म हो गई थी, शासन और प्रशासन का विरोध करना गुनाह हो गया था, और जिन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की जाती थी, जेल भेजा जाता था अन्याय करके उनके साथ, नौजवानों के साथ, उनको कोर्ट में कहीं भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होता था। इसीलिए उस जमाने में 3 शब्द बहुत प्रचलित हुए थे: नो अपील, नो दलील, नो वकील। आप अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ किसी कोर्ट, किसी अदालत में नहीं जा सकते थे। ये सामने कहा, शासन के मंशा अनुरूप आज हम लोगों ने मीसाबंदियों को, जो समय लागू हुआ था 1975 में आपातकाल के समय में, उन्हीं को सम्मानित करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पाया था, और इस कारण से हम लोग घर घर जाकर सभी मीसाबंदी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित कर रहे हैं। मैं थाना की ओर से और नायब तहसीलदार साहब कलेक्ट्रेट की ओर से उपस्थित हुए हैं। मीसाबंदियों के सम्मान के लिए पूरे ज़िले में शासन की ओर से
एक मुहिम की गई है, क्योंकि अभी कोविड-19 के तहत एक साथ सब इकट्ठा करके नहीं किया जा सकता, इसलिए घर घर जाके सम्मान किया जा रहा है। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा डीआईजी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, प्रशासनिक अमले में मचा हड़कंप। 15 अगस्त के समारोह में डीआईजी के संपर्क में आए थे कई प्रशासनिक अधिकारी। रीवा कमिश्नर व कलेक्टर ने किया कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारी देखे गए पीपीई किट में। डाइट प्रशिक्षण केंद्र की बाउंड्री बनाने गए प्रशासनिक अमले को स्थानीय लोगों ने रोका। पुलिस प्रशासन की मदद से बनाई जा रही है बाउंड्री। और आरटीआई के माध्यम से 300 करोड़ के कराधान का मामला आया सामने। राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।